नमस्ते, मैं डैन हूँ और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप विक्स का इस्तेमाल करके वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अगर आप एक शुरुआती हैं और आपने पहले कभी वेबसाइट नहीं बनाई है तो ये थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। विक्स इसे वाकई आसान बना देता है और मैं आपको हर एक स्टेप बिना कोई हिस्सा छोड़े समझाऊंगा। इस ट्यूटोरियल के अंत तक आपके पास एक ऐसी वेबसाइट होगी जो साफ सुथरी प्रोफेशनल दिखेगी और जिसे आप शेयर करने के लिए तैयार कर सकते हैं। पहला कदम है कि आप इस लिंक का उपयोग करके विक्स साइन अप पेज पर जाएं और यह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में सभी स्टेप्स की लिस्ट भी मिल जाएगी ताकि अगर आप चाहें तो किसी भी स्टेप पर सीधे जा सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप मेरे साथ इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब अपना ईमेल एड्रेस टाइप करें और फिर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद अपना ईमेल कंफर्म करें, पासवर्ड चुनें और फिर साइन अप पर क्लिक करें। अब विक्स आपको कुछ त्वरित सेटअप सवालों के माध्यम से ले जाएगा। मैं बताऊंगा कि मैं ये वेबसाइट अपने लिए बना रहा हूं और फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन अगली स्क्रीन पर मैं एआई चैट का उपयोग किए बिना सेटअप करूंगा और फिर मैं स्किप टू डैशबोर्ड पर क्लिक करूंगा ताकि हम सीधे आपके विक्स डैशबोर्ड पर पहुंच जाएं और तुरंत शुरू कर सकें। यहाँ आप विक्स डैशबोर्ड देखेंगे और यह मूल रूप से आपकी वेबसाइट का बैकएंड है। ऊपरी बाएं कोने में आप अपनी साइट का नाम देख सकते हैं और अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप एक नई साइट बना सकते हैं। और फिर यहाँ बाईं ओर आपके पास अपना नेविगेशन मेनू है। यह आपको आपकी वेबसाइट के लिए सभी प्रकार की सेटिंग्स और फीचर्स तक पहुँच देता है। यहाँ आपकी बिक्री, आपके ऐप्स, एनालिटिक्स और भी बहुत कुछ जैसी चीज़ें हैं। फिलहाल हमें इनमें से किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह जानना अच्छा है कि ये हमेशा डैशबोर्ड पर ही रहते हैं। जो सबसे पहले हमें करना है वह है अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना शुरू करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऊपर दाएं कोने में डिज़ाइन साइट पर क्लिक करते हैं। और अब आपके पास अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने के दो विकल्प हैं। ऊपर आप देखेंगे कि आप अपनी साइट को एरिया के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि VX का AI है। आप बताते हैं कि आपको क्या चाहिए और ये आपके लिए एक साइट जनरेट कर देगा। और एरिया के नीचे आप एक टेम्पलेट से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने एरिया को आजमाया था और भले ही यह एक दिलचस्प फीचर है, लेकिन इसमें साइट जनरेट करने में कई मिनट लग सकते हैं और मुझे इसके नतीजे थोड़े धीमे और असुविधाजनक लगे। शायद आपके लिए यह अच्छा काम करे तो आप इसे आजमाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए हम एक टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि इससे आपको कहीं ज़्यादा प्रोफेशनल नतीजे मिलेंगे और शायद और भी जल्दी। तो टेम्पलेट्स सेक्शन में चलिए सी ऑल पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप सर्च बॉक्स में खोज सकते हैं या टाइप या इंडस्ट्री के हिसाब से नेविगेट कर सकते हैं ताकि आपको पसंद का टेम्पलेट मिल सके। आप देखेंगे कि इनमें से कई टेम्पलेट्स पर विक्स हार्मनी का लेबल लगा हुआ है। हार्मनी विक्स का सबसे नया एडिटर है। यह आपको उनके AI अप्रोच और क्लासिक टेम्पलेट के बीच का एक मध्य रास्ता देता है, जिससे आपको एक गाइडेड डिज़ाइन अनुभव मिलता है। इस ट्यूटोरियल के लिए हम एक क्लासिक टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे। क्लासिक एडिटर काफ़ी समय से मौजूद है। ये ज़्यादा स्थिर है और मुझे लगता है कि शुरुआती लोगों के लिए इसे फॉलो करना आसान विकल्प है। एक बार जब आप यह ट्यूटोरियल पूरा कर लेंगे और अपनी पहली साइट बना लेंगे तो आप हमेशा वापस आकर हार्मनी टेम्पलेट के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि वह हार्मनी एडिटर कैसा दिखता है, ताकि अगर आपको उन टेम्पलेट्स में से कोई पसंद आ जाए तो आप जान सकें कि क्या उम्मीद करनी है। तो मैं बिजनेस कंसल्टिंग सर्च करूंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा और चलिए इसे आजमाते हैं। आप हमेशा यहाँ क्लिक करके किसी टेम्पलेट को देख सकते हैं और अगर देखने के बाद आपको वह पसंद नहीं आता तो आप वापस टेम्पलेट्स पर जा सकते हैं। इस मामले में हम वापस इसी टेम्पलेट पर जाएंगे और एडिट पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर का टूलबार काफ़ी साधारण है और एडिटर अब भी दाईं ओर के इस चैट पैनल के इर्द गिर्द ही केंद्रित है ताकि आप एरिया का उपयोग कर सकें। ये आपके साथ यहीं रहेगा जब आप काम करेंगे, सुझाव देगा और ये मार्गदर्शन करेगा कि आप अपनी साइट को कैसे एडिट करना चाहते हैं। लेकिन अब जब आपने देखा कि हार्मनी एडिटर कैसा दिखता है, तो चलिए एक नई साइट क्लासिक टेम्पलेट का उपयोग करके बनाते हैं और वहीं से ट्यूटोरियल जारी रखते हैं। ऐसा करने के लिए ऊपर बाईं ओर जाएं और YX लोगो पर क्लिक करें, फिर डैशबोर्ड पर जाएं। अभी के लिए आप इस पहली टैब को बंद कर सकते हैं और माई साइट 1 के तहत चलिए एक नई साइट बनाते हैं। हम फिर से बिना चैट के सेटअप करेंगे, डैशबोर्ड पर स्किप करेंगे और यहाँ एक नई साइट के साथ हम इस पर डिज़ाइन साइट पर क्लिक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप जिस टेम्पलेट को चुनें उससे खुश रहें, इसलिए विक्स की अच्छी बात यह है कि आप तैयारी के दौरान ऐसी कई साइट्स बना सकते हैं।
मैं टेम्पलेट्स के लिए सी ऑल पर क्लिक करूंगा और फिर इंडस्ट्री के तहत सर्च करके ट्रैवल एंड टूरिज्म पर जाऊंगा। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और मुझे ये वाला पसंद है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं एक फोटोग्राफी टूर कंपनी के चारों ओर साइट बना रहा हूं, तो ये टेम्पलेट एकदम सही है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो ब्राउज करें और अपनी वेबसाइट के लिए जो भी टेम्पलेट सबसे अच्छा लगे उसे चुनें। इस टेम्पलेट के साथ शुरू करने के लिए मैं एडिट पर क्लिक करूंगा। यहाँ तक कि अगर आप क्लासिक एडिटर वाला टेम्पलेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप कुछ आसान प्रॉम्प्ट्स के जरिए AI की मदद से प्लेस होल्डर कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इस प्रॉम्प्ट पर ज्यादा समय नहीं भी देना चाहते तब भी यह आपकी वेबसाइट की कॉपी के लिए कुछ आइडियाज जनरेट करने में मदद कर सकता है। तो मैं कुछ सिंपल सा लिखूंगा और फिर जनरेट साइट टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और जैसे ही यह जनरेट हो जाएगा आप विक्स क्लासिक एडिटर को पूरी तरह देख पाएंगे। ऊपर दाईं ओर आपको जूम कंट्रोल्स दिखाई देंगे, तो आप पूरी तरह जूम इन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 50% जूम आउट करके कंटेंट बनाना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। यहाँ ऊपर बाईं ओर आप देख सकते हैं कि हम किस पेज पर हैं, और अगर आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल अपनी साइट के अलग अलग हिस्सों में नेविगेट करने के लिए कर सकते हैं। फिलहाल चलिए होम पेज पर ही रहते हैं। बाईं ओर नीचे की तरफ आपके पास सभी अलग अलग टूल्स हैं और आप यहाँ एक टॉगल भी देखेंगे जिससे आप डेस्कटॉप और मोबाइल व्यू के बीच स्विच कर सकते हैं। फिलहाल हम डेस्कटॉप व्यू में ही रहेंगे और बाद में इस ट्यूटोरियल में मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन पर वापस आएंगे। तो मैं वहाँ स्किप पर क्लिक करूंगा और वापस डेस्कटॉप पर स्विच करूंगा, फिर दोबारा जूम आउट कर दूंगा। आपकी वेबसाइट का हर पेज एक या एक से अधिक सेक्शन से बना होता है। आप हर सेक्शन को कंटेंट के एक बड़े ब्लॉक की तरह सोच सकते हैं जो एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं। अगर आप कभी इन सेक्शनों का क्रम बदलना चाहें तो बस किसी एक सेक्शन पर होवर करें और फिर जो एरो दिखाई देगा उसका इस्तेमाल करके सेक्शन को ऊपर या नीचे ले जाएं। और जाहिर है हम चाहते हैं कि यह वेलकम सेक्शन हमारी होम पेज के सबसे ऊपर रहे, तो अगर आप कभी कोई बदलाव करें जिसे आप वापस लेना चाहें तो आप हमेशा यहाँ टॉप टूल बार में अंडू बटन पर क्लिक कर सकते हैं और इससे आप वहीं वापस पहुंच जाएंगे जहां आप अभी थे। हर सेक्शन के अंदर आपको अलग अलग एलिमेंट्स का एक संग्रह मिलेगा, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस और बटन जैसी चीज़ें। ये सभी मिलकर इस वेलकम सेक्शन की सामग्री बनाते हैं और यही वे चीज़ें हैं जिन्हें हम इस ट्यूटोरियल के दौरान एडिट करेंगे। पेज पर किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए जब आप 50% पर हों तो आप सेक्शन पर क्लिक करें और फिर क्विक एडिट पर क्लिक करें। इससे आप सेक्शन के भीतर सारी सामग्री को जल्दी से एडिट कर सकते हैं, या आप 100% पर झूम कर सकते हैं और उस एलिमेंट पर क्लिक कर सकते हैं जिसे आप एडिट करना चाहते हैं और एक छोटा सा मेनू दिखाई देगा। वहां से आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं और आपके पास कुछ अन्य विकल्प भी होते हैं। जैसे ही आप एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं दाईं ओर एक पैनल खुलता है और आप हेडिंग स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ आप फ़ॉन्ट साइज बदल सकते हैं और बोल्ड या इटैलिक जैसे इफेक्ट्स भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको पहले जो जनरेट हुआ था वह पसंद नहीं है तो आप टेक्स्ट फील्ड में जो भी है उसे बदल सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट एलिमेंट को पेज पर किसी और जगह ले जाना चाहते हैं तो बस उस पर क्लिक करें और उसे पकड़े हुए आप उसे जहां चाहें वहां खींच सकते हैं। जब आप चीज़ों को इधर उधर ले जा रहे होते हैं तो आपको ये गुलाबी अलाइनमेंट गाइड्स दिखाई देंगी। इनका इस्तेमाल करें ताकि आपके एलिमेंट्स बाकी सब चीज़ों के साथ अच्छी तरह से अलाइन रहें। चूंकि हम एक टेम्पलेट से काम कर रहे हैं इसलिए पेज पर बहुत सा टेक्स्ट प्लेस होल्डर कंटेंट होगा, तो आप हमेशा इस कॉपी को अपनी पसंद के अनुसार एडिट कर सकते हैं या फिर AI की मदद से टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ जो आप जनरेट करना चाहते हैं उसका वर्णन करें, फिर सेंड पे क्लिक करें। आप अपनी डिस्क्रिप्शन को तब तक एडिट कर सकते हैं जब तक आपको मनचाही चीज़ ना मिल जाए, या आप इनमें से कुछ क्विक एक्शंस का इस्तेमाल करके इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बार जब आप संतुष्ट हो जाएं तो आप इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं या यूज टेक्स्ट पर क्लिक करके इसे सीधे डाल सकते हैं। और पहले की तरह आप हमेशा मैन्युअली बदलाव करते रह सकते हैं। बटन भी टेक्स्ट एलिमेंट्स की तरह ही काम करते हैं। बस बटन पर क्लिक करें ताकि वह सिलेक्ट हो जाए और फिर आपको उसे एडिट करने के विकल्प दिखाई देंगे। मैं यहाँ क्लिक करूंगा ताकि टेक्स्ट बदल सकूं और यहीं एडिट कर सकूं। इस सेटिंग्स विंडो में आप ये भी बदल सकते हैं कि बटन किस जगह लिंक करता है। अभी यह बुक ऑनलाइन पेज पर है, लेकिन अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करें। आप इन विकल्पों में से कोई भी चुन सकते हैं, या अगर आप पेज बदलना चाहते हैं तो वह विकल्प यहीं है। फिर डन पर क्लिक करें और यहाँ आप बटन का डिज़ाइन भी बदल सकते हैं। यहाँ आपको कुछ बटन स्टाइल्स दिखेंगे जो पहले से बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि उन पर होवर करने पर वे कैसे दिखते हैं।
या आप डिज़ाइन को अपनी पसंद के अनुसार और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसे अलग दिखाने के लिए हम इसका फील कलर बदल सकते हैं। मैं सफ़ेद रंग चुनूंगा और फिर टेक्स्ट को देखने के लिए हमें उसका रंग बदलना होगा और मैं काला चुनूंगा। आपको यहाँ बाईं ओर कुछ अन्य स्टाइलिंग विकल्प दिखाई देंगे और आप बटन का आकार बस ड्रैग करके बदल सकते हैं। इसे ड्रैग करने के बाद मैं इसे वापस सेंटर में लाने के लिए गाइड्स का इस्तेमाल करूंगा। अब चलिए आपके पेज पर एक इमेज को बदलते हैं। जब आपके पास कोई इमेज हो जिसे आप बदलना चाहते हैं तो बस उस पर क्लिक करें। यहाँ यह इमेज बैकग्राउंड है तो मैं चेंज बैकग्राउंड पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ इमेज पे क्लिक करें। इस विंडो से आप या तो अपनी खुद की इमेज अपलोड कर सकते हैं या फिर YX की लाइब्रेरी से इमेजेस देख सकते हैं। तो यहाँ मीडिया फ्रॉम विक्स में आप ऊपर सर्च बार में जाकर कुछ टाइप कर सकते हैं ताकि आप जो ढूंढ रहे हैं उसे पा सकें। फिर आप उन फ्री इमेजेस के कलेक्शन को ब्राउज कर सकते हैं जिन्हें आप अपने बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ें और जो इमेज आप चुनना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें और फिर चेंज बैकग्राउंड करें। कुछ ही पलों में यह लोड हो जाएगा। एक बार जब आपने इमेज चुन ली तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। सेटिंग्स पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें। आप ऑपेसिटी और कलर को एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही यह भी तय कर सकते हैं कि इमेज कैसे स्केल या पोजीशन की जाए। आपको एक AI इमेज जनरेटर का एक्सेस भी मिलता है। इसे देखने के लिए फिर से चेंज बैकग्राउंड पर क्लिक करें, फिर इमेज और फिर बाईं ओर AI इमेज क्रिएटर चुनें। यहाँ आप अपनी इमेज का विवरण दे सकते हैं, एक स्टाइल चुन सकते हैं और क्रिएट इमेज पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको बनाई गई इमेज पसंद नहीं आती तो आप फिर से कोशिश कर सकते हैं या आप अपनी खुद की इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये जल्दी से दिखा देता हूँ। मैं कैंसिल पर क्लिक करूंगा और बाहर निकल जाऊंगा, फिर अपलोड मीडिया पर क्लिक करूंगा। यहाँ आप अपनी इमेज कई अलग अलग जगहों से ले सकते हैं, लेकिन मैं अपने कंप्यूटर से अपलोड करूंगा। एक बार जब आप इमेज चुन लें तो ओपन पर क्लिक करें और फिर यह अपलोड हो जाएगी। जब यह अपलोड हो जाए तो आप उसे चुन सकते हैं और चेंज बैकग्राउंड पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा इमेज को एडजस्ट करना आसान है और आप यहाँ इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ये फोटो स्टूडियो खोलता है और आपको विक्स में ही सभी तरह के एडिटिंग टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ मैं इस इमेज को थोड़ा ब्राइट कर सकता हूँ, शैडोज बढ़ा सकता हूँ और आप इसी तरह से एक टिंट भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको कभी इमेज को डार्क या लाइट करना हो ताकि टेक्स्ट बेहतर दिख सके तो यह एक अच्छा तरीका है। जब आप अपनी एडिट्स से संतुष्ट हों तो सेव पर क्लिक करें और ऐसा महसूस न करें कि आपको टेम्पलेट की सारी सामग्री अपनी वेबसाइट पर रखनी ही है। आइए जूम आउट करते हैं और कुछ ऐसी सामग्री ढूंढते हैं जिसे हम हटाना चाहते हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और मुझे ये सेक्शन पसंद नहीं है तो मैं जूम इन करूंगा, ऐसे ढूंढूंगा। इसे बंद करें और अपनी पेज से किसी भी एलिमेंट को हटाने के लिए आप बस उस पर क्लिक करें, फिर 3 डॉट वाले मेन्यू में जाएं और डिलीट पे क्लिक करें, या आप यहाँ राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप पूरा सेक्शन हटाना चाहते हैं तो भी यही तरीका काम करता है। बस सेक्शन पर ही राइट क्लिक करें और डिलीट पर क्लिक करें। अब आइए देखें कि अपनी पेजों में नई सामग्री कैसे जोड़ें। मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा और चलिए अपनी अबाउट पेज में कुछ जोड़ते हैं। इससे पहले कि हम ऐसा करें, अब तक जो किया है उसे सेव कर लेते हैं। ऑन सेव ऑन है, लेकिन पक्का करने के लिए सेव करना अच्छी आदत है। डोमेन की चिंता हम बाद में करेंगे, तो अभी के लिए बस सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। फिर हम पेज बदलेंगे और अबाउट पे क्लिक करेंगे। सामग्री जोड़ने से पहले मैं जूम आउट कर लूंगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि पेज अभी कैसा दिख रहा है। और फिर बाईं ओर के टूल बार में इस बटन पर क्लिक करें ताकि एक सेक्शन जोड़ सकें। आप देखेंगे कि यह पैनल खुल जाएगा जिसमें से चुनने के लिए कई प्री डिजाइन सेक्शन टेम्पलेट्स होंगे। अगर आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक सेक्शन चुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि समय बचाने के लिए टेम्पलेट्स ब्राउज करें। तो मैं ब्लैंक को अनडू करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा ताकि एक सेक्शन जोड़ सकूं, और मैं अपनी टीम के लिए एक सेक्शन जोड़ना चाहता हूं। मैं बाईं ओर टीम पर क्लिक करूंगा और इन टेम्पलेट्स में से कुछ को नीचे स्क्रॉल करूंगा। फिर एक जोड़ने के लिए मैं उस पर क्लिक करूंगा और आप उसे पेज पर कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। अपना सेक्शन टेम्पलेट जोड़ने के बाद इसे वेबसाइट के अन्य हिस्सों की तरह एडिट करें। आप कुछ एलिमेंट्स हटा भी सकते हैं। आप उन मौजूदा एलिमेंट्स को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं जिन्हें आप रखना चाहते हैं, और आप उस सेक्शन के अंदर नए एलिमेंट्स भी जोड़ सकते हैं जो आपने जोड़ा है।
बाईं ओर एलिमेंट्स जोड़ने के लिए इस प्लस बटन पर क्लिक करें और आपको वे सभी अलग अलग चीज़ें दिखेंगी जिन्हें आप अपने पेज में जोड़ सकते हैं। मैं एक बटन जोड़ने जा रहा हूं और मैं इन थीम वाले बटन स्टाइल्स में से एक का उपयोग करूंगा ताकि यह साइट के बाकी हिस्से से अपने आप मेल खाए। इसे जोड़ने के लिए मैं इसे बस खींचकर उस सेक्शन में छोड़ दूंगा जिसे हमने जोड़ा है। एक बार जब बटन पेज पर आ जाए तो मैं थोड़ा और जगह बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इस स्ट्रिप के किनारे पर क्लिक करूंगा और इसे नीचे की ओर खींचूंगा। और फिर मैं बटन को फिर से स्थानांतरित कर सकता हूं, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह केंद्र में है। इस सेक्शन की स्टाइलिंग के अनुरूप रहने के लिए मैं बटन का डिज़ाइन बदलूंगा, उसे कस्टमाइज करूंगा और अपनी पसंद के अनुसार बदलाव करूंगा। एक बार जब आप अपने नए एलिमेंट में बदलाव कर लें तो आप जूम आउट करके देख सकते हैं कि पेज कैसा दिख रहा है। इस मामले में शायद मैं इस सेक्शन को थोड़ा और नीचे खींचूंगा, इसलिए मैं फिर से जूम इन करूंगा ताकि अपना एडजस्टमेंट कर सकूं। मैं इस पूरे सेक्शन को बिल्कुल सही तरीके से फिट करने के लिए थोड़ा और छोटा कर दूंगा और मैं एक बार फिर अपने बटन को एडजस्ट करूंगा। अब आइए देखें कि अपनी वेबसाइट के पेजों को कैसे मैनेज किया जाता है। अगर आप पेज के ऊपर वापस स्क्रॉल करेंगे तो आप यह नेविगेशन मेनू देख सकते हैं जिसका इस्तेमाल आपके विजिटर आपकी साइट पर घूमने के लिए करेंगे। यह देखने के लिए कि यह कैसे काम करता है, बाईं ओर वापस जाएं और पेजेस एंड मेन्यू पर क्लिक करें। वहां से आपको अपनी सभी पेजों की एक सूची दिखाई देगी और आपके टेम्पलेट के अनुसार अगर कोई पेज आपको ज़रूरत नहीं है तो आप किसी भी विकल्प पर 3 डॉट वाले मेनू पर क्लिक कर सकते हैं और आप उन्हें छुपा सकते हैं। अगर हम ऊपर वापस स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं कि बुक ऑनलाइन अब मेनू में नहीं है। मैं इसे छुपा हुआ नहीं रखूंगा क्योंकि यह मेरी साइट के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं 3 डॉट पर क्लिक करूंगा और शो पर क्लिक करूंगा। साइट में नया पेज जोड़ने के लिए बस यहीं ऐड पेज बटन पर क्लिक करें। इस स्क्रीन से आप एक पूरी तरह से खाली पेज जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगा कि आप कोई ऐसा टेम्पलेटेड पेज चुनें जो आपकी ज़रूरत के अनुसार हो। प्रोजेक्ट्स में अगर मैं किसी टूर को दिखाना चाहूँ तो ऐसा कुछ अच्छा काम कर सकता है। एक बार जब आपको कोई पसंद आ जाए तो ऐड पेज पर क्लिक करें, फिर आप इसका नाम बदल सकते हैं और डन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि नया पेज अपने आप साइट मेनू में जुड़ गया है और अगर आपने ऐसे पेज जोड़े हैं जिन्हें आप अब नहीं चाहते तो आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ मैं डिलीट की पुष्टि करूंगा। अब चलिए अपनी वेबसाइट के लिए एक संपर्क फॉर्म सेटअप करते हैं। होम पेज पर वापस जाएं और नीचे स्क्रॉल करें जब तक आपको फॉर्म न मिल जाए। मेरा फॉर्म यही एलिमेंट है। फिर एडिट फॉर्म पर क्लिक करें। इससे आपके डैशबोर्ड में फॉर्म सेटिंग्स अपने आप खुल जाएंगी। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है अपने फॉर्म का नाम एडिट करना। ये खास तौर पर तब ज़रूरी है अगर आप कई फॉर्म्स रखने वाले हैं, लेकिन मैं अपना नाम कॉन्टैक्ट ही रखूँगा। यहाँ से आप फिर से एडिट व्यू में जा सकते हैं। इसके बाद आप उन फील्ड्स को एडिट या जोड़ सकते हैं जिन्हें आप अपने फॉर्म भरने वालों से इकट्ठा करना चाहते हैं। मेरे फॉर्म में पहले से नाम और ईमेल है, लेकिन मैं फ़ोन नंबर भी जोड़ सकता हूं ताकि मैं उनसे कई तरीकों से संपर्क कर सकूं। जब आपके पास कोई फील्ड सिलेक्टेड होती है तो आपको फील्ड सेटिंग्स मिलती हैं जो आपको दाईं ओर दिखाई देंगी। आप फील्ड को छुपा सकते हैं या दिखा सकते हैं। आप इसे यहीं से डुप्लीकेट या डिलीट भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में एक चीज़ जो आप करना चाहेंगे वह है इस टॉगल से फील्ड को आवश्यक रिक्वायर्ड बनाना। और आप प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं जिससे लोगों को यह दिखाया जा सके कि आप किस फॉर्मेट में नंबर चाहते हैं। एक बार जब आपने वे सभी फील्ड्स जोड़ लीं जो आप चाहते थे और आपने जोड़े गए फील्ड्स की सेटिंग्स एडिट कर लीं तो सेव पर क्लिक करें। ऊपर आप प्रीव्यू चुन सकते हैं। यह आपको दिखाएगा कि आपका फॉर्म कैसा दिखता है और अगर इसमें कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है तो आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। आप सेटिंग्स पर क्लिक कर सकते हैं जिससे आप अपने फॉर्म के बारे में और भी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं। और अभी आपके पास कोई सबमिशन नहीं होंगे, लेकिन आप यहाँ सबमिशन देख सकते हैं। मैं इसे बंद कर दूंगा और हमारी होम पेज पर वापस आकर देख सकते हैं कि हमारा नया जोड़ा गया फ़ोन फील्ड दिख रहा है। आप यहाँ फील्ड के ऊपर के टेक्स्ट एलिमेंट्स में बदलाव कर सकते हैं जैसे किसी भी अन्य टेक्स्ट एलिमेंट में करते हैं, और आप इन सेटिंग्स का उपयोग करके फॉर्म में और भी बदलाव कर सकते हैं। ये इसका नाम है, यहाँ लेआउट और डिज़ाइन है, और अगर आप मैनेज पे क्लिक करते हैं तो आप हमेशा मैनेज फॉर्म्स पर क्लिक करके अपनी सबमिशन देख सकते हैं। यह आपको फॉर्म्स और सबमिशन डैशबोर्ड पर वापस ले जाएगा और आपके पास यहाँ सभी विकल्प मौजूद हैं। मैं इसे बंद कर दूंगा ताकि एडिटर पर वापस जा सकूं, और मैं इसे भी बंद कर दूंगा।
अब चलिए आपकी वेबसाइट पर मैप को अपडेट करते हैं। अगर आपके टेम्पलेट में मैप है तो नीचे स्क्रॉल करें और देखें कि वह कहाँ है। अगर आपके टेम्पलेट में पहले से मैप नहीं है तो आप आसानी से एक जोड़ सकते हैं। एलिमेंट जोड़ने के लिए बाएं टूल बार में प्लस आइकन पर क्लिक करें। फिर कॉन्टैक्ट एंड फॉर्म्स के अंतर्गत गूगल मैप्स सेक्शन में फुल विड्थ मैप्स चुनें। और यहाँ आप चुन सकते हैं कि किस प्रकार का मैप जोड़ना है और फिर उसे अपनी वेबसाइट पर ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। मेरे टेम्पलेट में पहले से एक है तो मैं इसे बंद कर दूंगा। और फिर मैप को एडिट करने के लिए एलिमेंट पर क्लिक करें और फिर लोकेशंस को मैनेज करें। यहाँ आप एक या एक से अधिक चुन सकते हैं और फिर नीचे स्क्रॉल करके अपनी लोकेशन की डिटेल्स दर्ज कर सकते हैं। एक बार जब आपने अपना पता अपडेट कर लिया तो आपको मैप लोकेशन अपडेट होता हुआ दिखाई देगा। अब अगला कदम है हेडर को कस्टमाइज करना, जो आपकी साइट के सबसे ऊपर की पट्टी है और हर पेज पर दिखाई देती है। हेडर को चुनने के लिए उस पर क्लिक करें और फिर इस स्ट्रिप को चुनने के लिए दोबारा क्लिक करें। स्ट्रिप के चयनित होने पर आपको नीचे मेनू दिखाई देगा और आप मैनेज कॉलम्स चुन सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास 2 कॉलम हैं और आप यहाँ चुनकर उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं एक तीसरा कॉलम जोड़ना चाहता हूँ ताकि हमारे पास लोगो, नेविगेशन मेनू और कुछ सोशल आइकॉन्स के लिए जगह हो सके। कॉलम जोड़ने के लिए बस इस बटन पर क्लिक करें। मैं कॉलम मेनू को बंद कर दूंगा और फिर हमें कुछ एडिट्स करने होंगे ताकि सब कुछ अच्छे से फिट हो जाए। हेडर का लेआउट बदलने के लिए यहाँ इस बटन पर क्लिक करें। फिर आप इन प्रीसेट्स का उपयोग करके कॉलम के अनुपात सेट कर सकते हैं। आप लेआउट को रिवर्स कर सकते हैं या नीचे से अनुपात को कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे एलिमेंट्स अभी ठीक से फिट नहीं हो रहे हैं, लेकिन शुरुआत के लिए मैं ये कॉलम अनुपात चुनूंगा। फिर मैं इसे बंद कर दूंगा और हम चीज़ों को अच्छे से फिट करने पर काम करेंगे। हम इस बीच वाले कॉलम को चुनकर शुरू कर सकते हैं और उन एलिमेंट्स को हटा सकते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते। मैं इस नंबर को डिलीट कर दूंगा और लॉगिन को भी हटा दूंगा। फिर मैं इस सेक्शन को बड़ा करूंगा ताकि हम इस मेनू को देख सकें। ऐसा करने के लिए वापस लेआउट पर जाएं और इस साइट के लिए 20 से 40 जैसा कुछ सबसे अच्छा काम कर सकता है। फिर मैं इसे बंद कर दूंगा। मैं यहाँ क्लिक करूंगा ताकि बीच वाले कॉलम पर वापस जा सकूं और इस एलिमेंट को हाईलाइट करूंगा। फिर मैं इस बड़ा करूंगा और इसे इस कॉलम के भीतर सेंटर करूंगा। अब चलिए अपना लोगो जोड़ते हैं और हेडर के इस कॉलम को ठीक करते हैं। एलिमेंट जोड़ने के लिए प्लस बटन पर क्लिक करें और फिर इमेज चुनें और चलिए अपलोड करते हैं ताकि हम आपका लोगो विक्स में डाल सकें। फिर अपलोड पर क्लिक करें। अपना लोगो ढूंढें और उसे ओपन करें। एक बार जब यह अपलोड हो जाए तो इसे पेज पर जोड़ दें। अब पुराने लोगो को हटा दें और पुराना टेक्स्ट भी। हम नए लोगो को लेंगे, उसका आकार बदलेंगे और उसे हेडर में सही जगह पर रखेंगे। तीसरे कॉलम में मैं सोशल मीडिया आइकन जोड़ना चाहता हूं, तो मैं यहां पहले से मौजूद जानकारी को चुनकर हटा दूंगा। फिर मैं एलिमेंट जोड़ने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा और सोशल ढूंढूंगा। यहां आपको सोशल बार के कई स्टाइल मिलेंगे और मैं इनमें से एक चुनूंगा। इसे जोड़ने के लिए बस ड्रैग और ड्रॉप करें। आइकन को कस्टमाइज करने के लिए ताकि वे आपकी सोशल मीडिया साइट्स पर जाएं, यहां इस बटन पर क्लिक करें। फिर हर आइकन के लिए आप उसका टाइटल बदल सकते हैं और वह किस सोशल पेज से लिंक होगा उसे भी बदल सकते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया साइट है जिसे आप शामिल नहीं करना चाहते तो बस उस पर होवर करें और फिर उसे हटा दें। जब आप पूरा कर लें तो डन पर क्लिक करें और फिर अंत में जब आपके पास वह कंटेंट हो जो आप अपने हेडर में चाहते हैं तो आप एक आखिरी बार सब कुछ सही तरीके से पुनः व्यवस्थित और आकार बदल सकते हैं। मेरे लिए यहाँ स्पष्ट रूप से हम इस सेक्शन की ऊंचाई कम करना चाहेंगे और मैं अपने एलिमेंट्स को इस तरह से इधर उधर करूंगा ताकि मैं इसे और भी छोटा कर सकूं। जब आप सभी एलिमेंट्स उनके आकार और व्यवस्था से संतुष्ट हो जाएं, तो आप इस बटन पर क्लिक करके कुछ और विकल्प देख सकते हैं और यहीं से आप स्क्रॉल सेटिंग्स बदल सकते हैं। ये मेनू आपको यह समझने में मदद करेगा कि हेडर इन विकल्पों के तहत कैसे व्यवहार करता है, चाहे वह स्क्रॉल करे या फ्रीज हो जाए, गायब हो जाए या धीरे धीरे फीका पड़ जाए। इस साइट के लिए मैं डिसअपीयर्स पर क्लिक करूंगा और फिर आप इसे बंद कर सकते हैं। अब जब आपका हेडर तैयार हो गया है तो आइए देखें कि आप अपनी पूरी साइट पर रंग और फॉन्ट्स कैसे बदल सकते हैं।
बाईं ओर के टूल बार में साइट डिज़ाइन पर क्लिक करें, फिर कलर थीम्स पर क्लिक करें। इन व्यक्तिगत रंगों को बदलने पर ये बदलाव आपकी पूरी साइट पर लागू होंगे। अगर आप एक्सेंट रंग बदलना चाहते हैं तो आप इस रंग पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि यह सेक्शन लाइव अपडेट हो रहा है। लेकिन फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। या अगर आप बिल्कुल अलग लुक आजमाना चाहते हैं तो आप यहाँ चेंज कलर थीम पर क्लिक कर सकते हैं। आप एक लोगो या टेक्स्ट से कलर थीम जनरेट कर सकते हैं या इन फीचर्ड थीम्स में से कुछ को स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई चुनते हैं तो वह एक क्लिक में आपकी वेबसाइट पर लागू हो जाएगा। मैं वर्तमान रंग थीम ही रखूंगा। आप अपनी वेबसाइट पर टेक्स्ट और फॉन्ट के साथ भी इसी तरह का बदलाव कर सकते हैं। मैं वापस जाऊंगा और एक बार फिर पीछे जाऊंगा और यहाँ आप टेक्स्ट थीम देख सकते हैं। आप अपना हेडिंग फॉन्ट या पैराग्राफ फॉन्ट चुन सकते हैं या आप यहाँ टेक्स्ट थीम बदल सकते हैं। अगर आप किसी एक पर क्लिक करते हैं तो यह आपकी पूरी साइट पर बदल जाएगा। शायद मैं कुछ ऐसा ही चुनूंगा। एक बार जब आप अपने रंग और टेक्स्ट थीम से संतुष्ट हो जाएं, तो चलिए यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पर भी अच्छी दिखे। एक सामान्य नियम के तौर पर आपको अपनी साइट को डेस्कटॉप मोड में डिजाइन करना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ किया है, और फिर आपको ऊपर मोबाइल टॉगल पर क्लिक करें ताकि मोबाइल व्यू में स्विच हो सके और देखें कि सब ठीक दिख रहा है। मोबाइल व्यू में किए गए संपादन केवल मोबाइल व्यू को ही प्रभावित करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हेडर उतना अच्छा नहीं दिख रहा है और शायद मुझे मोबाइल पर यह सोशल बार नहीं चाहिए। मैं इसे छुपा दूंगा, हेडर की ऊंचाई को समायोजित करूंगा और आप बाकी बदलाव करते रह सकते हैं ताकि सब कुछ अच्छा दिखे। अपनी साइट में जाकर मोबाइल पर सब कुछ अच्छा दिखे, इसके लिए सभी बदलाव करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मेरी राय में यह समय सही जगह खर्च होता है। बहुत से लोग आपकी वेबसाइट मोबाइल डिवाइस पर देखेंगे, इसलिए इसे सही बनाना ज़रूरी है। मोबाइल पर आपको एक क्विक एक्शन बटन भी दिखाई देगा। इसे खोलने के लिए क्विक एक्शन बार पर क्लिक करें। फ्लोटिंग मेनू में आप क्विक एक्शन सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से मुझे ये चैट दिखाई देती है, लेकिन हम इसमें फ़ोन और ईमेल जैसी चीज़ें भी जोड़ सकते हैं ताकि लोग एक टैप में एक्शन बार से आपसे संपर्क कर सकें। इन एक्शंस को जोड़ने के लिए मोर एक्शंस पर क्लिक करें और आपको उपलब्ध सभी आइटम्स की पूरी सूची दिखाई देगी। अगर मैं फ़ोन जोड़ता हूं तो मैं उसे चुन सकता हूं, 3 डॉट मेनू का उपयोग कर सकता हूं और उसे सेट कर सकता हूं और मैं डन पर क्लिक करूंगा। अगर मैं इस मेनू को बंद कर दूं तो अब आप एक्शन बार के नीचे मैसेज और फ़ोन का आइकन देखेंगे। जब आप अपने सभी मोबाइल एडिट्स से संतुष्ट हों तो आप ऊपर स्क्रॉल करके डेस्कटॉप व्यू में वापस जा सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट में और भी एडवांस्ड फीचर्स जोड़ना चाहते हैं, जैसे बुकिंग लेना, प्रोडक्ट्स बेचना या चैट विजिट जोड़ना, तो आपको ऐप्स का इस्तेमाल करना होगा। ये देखने के लिए कि आपकी साइट पर कौन कौन सी ऐप्स पहले से इंस्टॉल हैं, चलिए डैशबोर्ड पर चलते हैं, फिर ऐप्स पर क्लिक करते हैं और उसके बाद मैनेज ऐप्स पर। और यहाँ आप उन सभी चीज़ों की सूची देखेंगे जो फिलहाल इंस्टॉल हैं। नई ऐप्स खोजने के लिए ऐप मार्केट पर क्लिक करें और यहाँ हर तरह की चीज़ों के लिए ऐप्स हैं, जैसे बुकिंग सिस्टम, रिव्यू, ईमेल मार्केटिंग आदि। मीडिया और कंटेंट के तहत हमें इस साइट के लिए कुछ ऐसा मिल सकता है जो हमारी रुचि को आकर्षित करे। यहाँ कुछ फ्री ऐप्स भी हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अधिक पावरफुल ऐप्स के लिए आपको पेड विक्स प्लान लेना पड़ सकता है। अब चलिए अपनी साइट को पब्लिश करने के लिए तैयार करते हैं। पब्लिश करने से पहले चलिए एक त्वरित जांच कर लेते हैं। मैं डैशबोर्ड टैब को बंद कर दूंगा और अपनी साइट पर वापस आकर ऊपर दाईं ओर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे ताकि देख सकें कि हमारी साइट डेस्कटॉप पर कैसी दिखती है एक आम विजिटर के लिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हम प्रीव्यू मोड में हैं और आप अपनी सभी पेजों पर क्लिक कर सकते हैं, सभी लिंक टेस्ट कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि सब कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा आप चाहते हैं। जब मैं ये पहली बार प्रीव्यू करता हूं तो मुझे जो भी बदलाव करने हैं उनकी कुछ नोट्स बना लेता हूं और फिर मैं अपनी साइट पब्लिश करने से पहले आखिरी बार कुछ छोटे छोटे एडिट्स करता हूं। एक बार जब आपने नोट्स बना लिए तो आप यहाँ क्लिक करके एडिटर पर वापस जा सकते हैं। जब आप सभी अंतिम एडिट्स कर लें तो आगे बढ़ें और पब्लिश पर क्लिक करें। ये आपकी वेबसाइट को लाइव कर देगा और आप इस बटन पर क्लिक करके अपनी साइट देख सकते हैं। अब अगर आप फ्री विक्स प्लान पर हैं तो आप दो चीज़ें नोटिस करेंगे। पहला, आपकी साइट एक विक्स सबडोमेन पर पब्लिश होती है, आप इसे यहाँ ऊपर देख सकते हैं। और दूसरा, हर पेज के टॉप पर एक विक्स बैनर होता है जिसे आपके विजिटर देख सकते हैं। इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए आपको एक पेड प्लान में अपग्रेड करना होगा। शुरू करने के लिए आइए इस टैब और इस मेन्यू को बंद कर दें। एडिटर के टॉप पर आपको ये बैनर दिखाई देगा जो दिखाता है कि आप अपना डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं।
ये आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप अपना कस्टम डोमेन चुन और कनेक्ट कर सकते हैं। आप डैशबोर्ड के जरिए भी उसी जगह पहुंच सकते हैं। तो ऊपर बाईं ओर डैशबोर्ड पर जाएं और आपको अपनी चेकलिस्ट में वो आइटम दिखना चाहिए, या फिर यहीं ऊपर इस स्क्रीन पर हमारे पास कोई मौजूदा डोमेन नहीं है जिसे हम कनेक्ट करना चाहते हैं। हमें एक नया डोमेन चाहिए, तो अपग्रेड पर क्लिक करें। और फिर जब आप कोई प्लान चुन रहे हों तो मैं ज़्यादातर शुरुआती लोगों के लिए लाइट प्लान की सलाह दूंगा। ये शुरू करने के लिए आपको जो भी चाहिए सब कुछ कवर करता है, और सभी प्रीमियम प्लान्स पर 14 दिन की मनी बैक गारंटी है। जब आप तैयार हों तो यहाँ क्लिक करके अपना प्लान चुनें। फिर उस फ्री कस्टम डोमेन को शामिल करने के लिए वार्षिक विकल्पों में से कोई एक प्लान चुनें। फिर चेकआउट जारी रखने के लिए कंटिन्यू टू चेकआउट पर क्लिक करें। अपने ऑर्डर की सभी जानकारी भरें और फिर खरीदारी सबमिट करने से पहले प्रोमो कोड डालना ना भूलें। धन्यवाद। 10 लो। इसे लागू करें और 10% की छूट पाएं। फिर जब आप तैयार हों तो खरीदारी की प्रक्रिया पूरी करें। अगली स्क्रीन पर आपको पता चलेगा कि आपके पास मुफ्त डोमेन वाउचर है और आप डोमेन खोज सकते हैं। अगर आप अपने ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं और .com डोमेन प्राप्त कर सकते हैं तो मैं यही सलाह दूंगा। अगर वह उपलब्ध नहीं है तो आपको कुछ अलग अलग संयोजन आजमाने पड़ सकते हैं। जब आपको कोई पसंदीदा डोमेन मिल जाए तो गेट इट पर क्लिक करें। अगर आप 1 से अधिक साल के लिए रजिस्टर करते हैं तो आप कुछ पैसे बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल चुनते हैं तो आपका वाउचर लागू होकर आपकी कुल राशि शून्य कर देगा। कंटिन्यू पर क्लिक करें। डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी संपर्क जानकारी दर्ज करें और फिर दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपको प्राइवेसी और सुरक्षा के कुछ विकल्प दिखाए जाएंगे ताकि आपकी व्यक्तिगत जानकारी अधिक सुरक्षित रह सके। यह अपेक्षाकृत किफ़ायती है और इससे आपको मिलने वाले जंक ईमेल्स की संख्या वास्तव में कम हो सकती है। एक बार फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अंत में अपनी खरीदारी सबमिट करें और इस तरह आपका कस्टम डोमेन सेट हो जाता है। बस ध्यान दें कि आपके द्वारा खरीदे गए डोमेन पर आपकी वेबसाइट लाइव होने में कुछ समय लग सकता है। मैं कुछ टैब्स बंद कर दूंगा ताकि हम अपने डैशबोर्ड पर वापस आ सकें। अपने डैशबोर्ड पर वापस आकर आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि आपको अपनी ईमेल वेरिफिकेशन पूरी करनी होगी ताकि आप अपने कस्टम डोमेन तक लगातार पहुंच बना सकें। अगर आपने यह पहले से नहीं किया है तो अपनी ईमेल इनबॉक्स में जाएं, विक्स की ओर से आई उस ईमेल को ढूंढें जिसका सब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखता है, नीचे स्क्रॉल करें और वेरीफाई करने के लिए यहां क्लिक करें। फिर बस अपनी जानकारी सत्यापित करें। आप इस टैब और अपनी ईमेल को बंद कर सकते हैं। यहां ऊपर आप डोमेन को मैनेज कर सकते हैं। और मैंने ये डोमेन खरीदे कुछ ही मिनट हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह अब लाइव हो गया है। अगर आप अब तक सिर्फ साथ साथ देख रहे थे तो शुरू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद और नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपके क्या सवाल हैं।